स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। शर्मिला जी के दो बेटे थे, बड़ा माधव और छोटा शामू। शुरू से ही परिवार में माधव को सबका प्यार ज्यादा मिला था और इसका कारण ये था कि बहुत लंबे समय बाद घर में कोई छोटा बच्चा आया था, तो पहले बच्चे को सबका प्यार मिला और यही चीजें आगे तक चलती रहीं। हालांकि शर्मिला जी और उनके पति राजेश भी अपने छोटे बेटे शामू को भी उतना ही प्यार करते थे जितना अपने बड़े बेटे को, लेकिन फिर भी शामू को कहीं ना कहीं दूसरों के सामने यह महसूस होता ही था कि सब लोग उसके बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं और उससे कम। लेकिन जब भी शामू के लिए कोई कुछ कहता तो उसके माँ बाप आगे बढ़कर खुद ही जवाब दे दिया करते और शामू की तरफदारी किया करते थे। इससे शामू अपने माँ बाप के और ज्यादा करीब था, जबकि माधव हमेशा से अपने सभी रिश्तेदारों के आसपास घूमता रहता था, लेकिन अपने माँ बाप से अधिकतर ही दूर रहता था। यहाँ तक कि उसकी 10वीं तक की पढ़ाई भी उसने अपनी बुआ के यहाँ से पूरी की थी। लेकिन अब शर्मिला जी और राजेश जी ने माधव को अपने घर वापस बुला लिया था और उसकी बुआ को भी ये कह दिया था कि आगे की पढ़ाई माधव यहीं करेगा। माधव को अब अपने माँ बाप के पास रहना बिल्कुल भी नहीं भाता था, क्योंकि वो अपनी बुआ के पास शहर में रहता था, इसलिए उसे गांव की जिंदगी बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। अब तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए माधव ने जैसे भी संभव हुआ अपने माँ बाप को मनाया कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई भी बुआ के यहाँ से रहकर ही पूरी कर लेता हूँ, फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं यहीं आ जाऊंगा। जब बेटे ने बहुत जिद की तब भी उसके माँ बाप तो नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन दादी दादा ने अपने पोते की तरफदारी की और आखिरकार माधव को फिर से शहर भेज दिया गया। इधर शामू अपने माँ बाप के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, क्योंकि शामू माधव से छोटा था, इसीलिए अभी शामू 10वीं कक्षा में ही था और माधव 12वीं कक्षा में था कि तभी उन दिनों माधव के दादा दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनका इलाज कराने के लिए राजेश जी को हर हफ्ते शहर जाना पड़ता था। और आज भी वो अपने पिताजी को साथ लेकर अस्पताल ही गए हुए थे कि अस्पताल से वापस लौटते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इधर राजेश जी और उनके माता पिता की मृत्यु की खबर जैसे ही शर्मिला जी को मिली तो उनके तो पैरों तले से ही जमीन निकल गई। बेचारी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कुछ पल में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनकी सारी खुशियां उनसे छिन गई। अभी सुबह तक जिस घर में हंसी ठिठोली हो रही थी, शाम तक उस घर में मातम पसर गया। चारों ओर बस रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। बेचारी शर्मिला जी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं और उनकी आंखों के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक साथ उन्होंने अपने सभी अपनों को खो दिया। उनके सास ससुर, जो कि उनके लिए उनके माता पिता से कम नहीं थे, और उनके साथ ही उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया, जिसने जीवन के हर सुख दुख में उनका साथ दिया। बेचारी शर्मिला जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। रिश्तेदार आए और एक दिन के लिए सब रुके। इधर शर्मिला जी की ननद भी अपने भतीजे को लेकर घर पहुंच चुकी थी। आखिरकार उसके पिता की मौत हुई थी। ऐसे में उसका आना तो तय ही था, फिर वो अपने परिवार का लाडला बेटा था, इसलिए अंतिम क्रियाकर्म की सभी विधियां उसे ही पूरी करनी थीं। लेकिन जब उसे शमशान घाट में साथ ले जाने लगे तो उसने शमशान घाट में जाने से साफ साफ मना कर दिया। अपना हाथ झटक कर दूर खड़ा हो गया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। बुआ, मुझे वहां जाने से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा बुआ। तब वहां उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, इसीलिए तुम्हारा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंतिम क्रियाकर्म की विधियां बेटा ही पूरा करता है और तुम ही तो उनके बड़े बेटे हो ना, इसीलिए ये सब तुम्हें ही करना होगा। तब वो बोला, मुझे नहीं पता कि ये कौन करेगा कौन नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं नहीं करूंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। जैसे ठीक लगे आप वैसा करो, किसी से भी करवा दो, पर मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो दौड़कर अंदर चला गया। ये सब देखकर शर्मिला जी स्तब्ध रह गई और रोने लगी कि उनका बेटा अपने पिता की आखिरी यात्रा में भी शामिल होने को तैयार नहीं है। अब सब लोग सोचने लगे कि माधव ने तो हाथ झाड़ दिए, अब राजेश जी के अंतिम क्रियाकर्म का क्या होगा, कौन करेगा? तभी शामू आगे बढ़कर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, काका, मैं करूंगा अपने पापा का क्रियाकर्म, मुझे
बताइए कि यह सब कैसे करना है। मैं उनका बड़ा बेटा तो नहीं, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूं ना। तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए कोई भी पूजा पाठ कर सकूं? तब शामू ने अपने पापा का अंतिम क्रियाकर्म किया। यह सब देखकर शर्मिला जी आश्चर्यचकित थी। एक तो वैसे ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और इस मुसीबत भरे समय में अपने बेटे का ऐसा बर्ताव उनकी कल्पना के परे था। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, माधव अभी छोटा है, बच्चा है, डर गया होगा शमशान के नाम से, इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। सभी रिश्तेदार दिन भर रहे, लेकिन उसी दिन सब वापस चले गए। अब घर में शर्मिला जी, उनके दोनों बेटे और आस पड़ोस के कुछ व्यक्ति थे। शर्मिला जी खुद को समझाने का बहुत प्रयास कर रही थीं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनका बेटा अपने ही पिता का अंतिम क्रियाकर्म करने से कैसे मना कर सकता है। आखिर शामू भी तो छोटा है, जबकि वो तो माधव से भी छोटा है। लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर अपना फर्ज निभाया, अपने पिता की चिता को अग्नि दी। यदि चाहता तो शामू भी माधव से पहले डर कर बैठ जाता, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया। अपना फर्ज निभाते हुए उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, और इधर माधव डर का बहाना लेकर अपने कमरे में बैठ गया। दुख, परेशानी और चिंता के साथ साथ समय चले जा रहा था, और समय के साथ साथ शर्मिला जी का दुख, उनकी परेशानियां और चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। जब राजेश जी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद सब लोग अपनी जिंदगी में फिर से पहले की तरह व्यस्त हो गए, और इधर बड़ा बेटा अपनी बुआ के पास चला गया, इधर शामू अपनी माँ के पास ही था। अब बेचारी शर्मिला जी क्या ही करती, समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि राजेश जी के रहते उन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा था। फिर एकदम से सब कुछ कैसे कर पाती? घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास 1 रुपया नहीं था। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि उन्हें राजेश जी के बैग में कुछ पैसे मिल गए, जो शायद वो बैंक में जमा कराने वाले थे, लेकिन अभी तक किए नहीं थे। उन्हीं पैसों की बदौलत अभी तक उनके घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन आगे के लिए भी तो सोचना जरूरी था ना। हमेशा के लिए तो वो पैसे नहीं रह सकते थे। तो बस यही सब सोचते हुए शर्मिला जी ने शामू को अपने साथ लिया और खुद ही काम करने में जुट गई। उन्होंने फोन करके माधव को गांव बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेटा, अब तो तेरे पिता भी नहीं रहे, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। तू ही मेरा सहारा है, और अभी तेरा भाई बहुत छोटा है। तू भी गांव ही आ जा, तीनों माँ बेटे मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कम से कम इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। कुछ तुम करना, कुछ मैं करूंगी, तीनों माँ बेटे मिलकर अपना जीवन गुजार लेंगे। माधव ने फोन पर साफ साफ कह दिया, देखो माँ, मुझसे गांव के खेतों के काम नहीं होते, मैं कोई काम नहीं करूंगा, पहले ही कह देता हूं, मैं बुआ के पास ही रहूंगा। लेकिन इधर ये सब बातें सुनकर माधव की बुआ सोचने लगी कि अब वो उसे कैसे पढ़ाएगी, क्योंकि जब तक माधव के पिता जीवित थे तो वो माधव का हर महीने का खर्चा अपनी बहन को भेज दिया करते थे। लेकिन अब तो माधव के पिता भी नहीं रहे, तो वो कैसे अपने भतीजे को पढ़ाएगी। उसने माधव को कहा कि अब तुम्हें गांव में रहना चाहिए, अब वो उसे और अपने पास नहीं रख पाएगी। माधव के पास और कोई रास्ता नहीं रहा, तो वापस गांव अपनी माँ के पास आ गया। लेकिन वो पूरे दिन बस पड़ा रहता, और इधर शामू अपनी माँ का खेतों के काम में हाथ बटाता। अपनी खेती बाड़ी का काम वे संभालते, और उसके बाद शामू स्कूल में पढ़ने के लिए जाता। पढ़ाई के बाद जो भी समय बचता तो वो खेतों के काम में लगा दिया करता, और काम के चलते इस साल शामू की पढ़ाई में बहुत नुकसान भी हुआ। इस बार का उसका रिजल्ट हर बार से बेकार रहा। शामू अपने स्कूल में प्रथम आता था, लेकिन इस बार तो वह केवल पास ही हो सका। शर्मिला जी ने शामू की पढ़ाई में इतना नुकसान होते देखा, तो उन्होंने शामू को खेतों के काम से बिल्कुल अलग कर दिया और कहा कि वो पढ़ाई पर ध्यान लगाए और काम की चिंता न करे। शर्मिला जी खुद सब संभाल लेगी। लेकिन फिर भी शामू ने अपनी माँ को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। अब उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम के लिए भी समय दिया और समय का सदुपयोग किया। शामू ने अपना जरा भी समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं किया, और इधर माधव कुछ करता न धरता, बस घर में पड़ा रहता। अब तो उसकी 12वीं भी पास हो चुकी थी और उसे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे चाहिए थे। शर्मिला जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे गांव से दूर कहीं शहर में पढ़ा सकें, और उन्होंने माधव से यही कहा कि बेटा,
अब तो तेरे पिता भी नहीं रहे जो तुम्हारा खर्चा उठा सके। घर की सारी स्थिति तुम्हारे सामने है। 2 वक्त का खाना भी हम अच्छे तरीके से नहीं खा सकते। ऐसे में मैं तुम्हें भला शहर पढ़ने के लिए कैसे भेज सकती हूँ? शहर में रहोगे तो तुम्हारे खाने, पहनने, रहने, हर चीज का खर्चा होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? लेकिन माधव ने तो जिद पकड़ ली कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके पढ़ाओ, लेकिन मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन तुम तो अपना फर्ज ही नहीं निभा सकती हो। माधव ने जब इतना कहा तो शामू पहली बार अपने भाई से तेज आवाज में बोला, और शामू कुछ कहता उससे पहले ही शर्मिला जी ने उसका मुंह बंद करवा दिया और उसे डांटते हुए बोली, शामू, अपने संस्कार मत भूल। ये तेरा बड़ा भाई है और मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तू अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करे। माफी मांग अपने भाई से। शामू ने भी मां की बात मानते हुए अपने भाई से माफी मांगी और शामू ने मां से कहा कि जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करना मां। शर्मिला जी आखिरकार अपने बेटे की जिद के आगे हार गई, क्योंकि अपनी इस जिद को मनवाने के लिए माधव ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। कम से कम अपनी मां के सामने तो नहीं खाया। पीछे खाना खाने के बाद वो अपनी मां के सामने भूखा होने का दिखावा करता रहा और शर्मिला जी बेचारी अपनी ममता के चलते अपने बेटे की इन चालाकियों को समझ नहीं पाई और ना ही अपने बेटे का दुख देख पाई। जब उन्हें लगा कि उनका बेटा 2 दिन से भूखा है और उसमें कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने माधव को खाना खिलाते हुए कहा कि ठीक है, अगर तू शहर में पढ़ना चाहता है तो मैं तुझे शहर में ही पढ़ने के लिए भेजूंगी, पर जिद मत कर बेटा, खाना खा ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस बात को सुनकर माधव बहुत खुश हुआ और अपनी मां के हाथ से खाना खा लिया। अब तो माधव ने शहर में एडमिशन ले लिया। इधर शर्मिला जी दिन रात खेतों में लगी रहती। उनकी जितनी खेती थी उसके अलावा वो दूसरों के खेतों में भी मेहनत मजदूरी करने लगी, ताकि माधव की पढ़ाई के लिए जरूरत वाली सभी चीजें उसे दिला सकें। इधर शामू अपनी मां की खेती बाड़ी करने में पूरी मदद करता। उसके बावजूद पूरी रात पढ़ाई करके वह अच्छे अंकों से पास होता। शर्मिला जी मेहनत से कमाए हुए अपने रुपयों को लेकर अपने बेटे माधव के पास शहर में पहुंची और जो कॉलेज माधव ने अपने लिए चुना था उस कॉलेज में जाकर माधव की फीस जमा करवा दी। साथ ही माधव के रहने सहने का भी इंतजाम कर दिया। माधव हॉस्टल में ही रहने लगा। शर्मिला जी अपने बेटे को हॉस्टल में छोड़कर फिर से गांव वापस चली गई। शर्मिला जी माधव को एक छोटा सा कीपैड फोन देकर आई थी जिससे वो उनसे बात कर सके, लेकिन लगभग 6 महीने बाद ही माधव के फोन आने बंद हो गए। यदि शर्मिला जी अपनी तरफ से कर लेती तो बात हो जाती, वरना तो माधव अपनी तरफ से कभी फोन नहीं करता। शर्मिला जी 6 महीने बाद अपने बेटे से मिलने के लिए उसके हॉस्टल पहुंची। साथ में अपनी गठरी में 2 डिब्बे रखे, एक में लड्डू और एक में पपड़ी बनाकर अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। हॉस्टल में पहुंची तो गार्ड ने नाम पूछा। शर्मिला जी ने अपने बेटे का नाम लेकर उनसे कहा तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। इतनी देर में शर्मिला जी ने देखा कि सामने माधव बैठा हुआ है, वो भी 4-5 लड़कों के साथ, जो कि दिखने में शर्मिला जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जैसे ही माधव की नजर शर्मिला जी पर पड़ी तो वो दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और बोला, अरे आप यहाँ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और शर्मिला जी को दरवाजे के बाहर ले आया और बोला, अरे माँ, आप यहाँ क्यों चली आई, वो भी बिना बताए। तब शर्मिला जी बोली, बेटा क्या करूं, तुझे तो मेरी याद आती नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही हो आती हूँ। पर तू इतना डरा डरा सा क्यों बात कर रहा है, कोई बात हुई है क्या, और तू मुझे बाहर क्यों ले आया? तो माधव बोला, अरे कुछ नहीं माँ, यह औरतों को अंदर नहीं आने दिया जाता ना, इसलिए मैं आपको बाहर ले आया हूँ, पर आप खामखा ही मेरे लिए इतनी दूर तक परेशान हुई। माँ, कोई काम था क्या आपको यहाँ, या फिर आप केवल मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई है? ओह, शर्मिला जी ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, एक माँ के लिए अपने बच्चों को देखने से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है। 6 महीने हो गए तुझे बिना देखे, तू बहुत ज्यादा मन कर रहा था, इसलिए चली आई। तो माधव अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उनका हाथ नीचे करते हुए बोला, हाँ माँ, पर कोई बात नहीं, जब एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर आप भी यहीं शहर में आकर रहना और रोज मुझे देखना। ये कहकर हंसने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा
पीछे मुड़कर देखा तो उसके हॉस्टल का ही एक लड़का था। वो लड़का माधव से कहने लगा, अरे माधव, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये बूढ़ी औरत कौन है? और इसके हाथ में क्या है? तब माधव बोला, अरे कोई नहीं, तू चल ना अंदर, मैं आता हूं, तुझे सब बताता हूं। वो लड़का जब बार बार पूछने लगा तो माधव ने अपनी माँ से कहा, आप 1 मिनट रुकिए, और अपने दोस्त को अपनी माँ से थोड़ी सी दूर ले जाकर उसके कान में कहने लगा, अरे यार, ये औरत मेरे गांव में मेरे घर का काम करती है, तो मेरी माँ ने इसके हाथ मेरे लिए कुछ सामान भेजा है, बस वही लेकर आ रहा हूं, तू चल, मैं आता हूं। और फिर अपनी माँ के हाथ से सामान लेकर कहने लगा, माँ, आगे से मुझे बिना बताए यहां मत आना, क्योंकि यहां आकर भी आपको अंदर ना घुसने दिया जाए तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है। मैं बस इसलिए कह रहा हूं, ठीक है? आगे से ध्यान रखना, अब आप जाओ। इतना कहकर माधव ने उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। शर्मिला जी वहां से वापस अपने घर लौट कर आई, लेकिन वो बहुत उदास थी। माधव की बातें उन्हें कुछ सही नहीं लगी, और फिर उन्हें उदास देखकर शामू ने पूछा कि क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब से भैया के पास से वापस आई हो तब से उदास बैठी हो, क्या हुआ? भैया ने कुछ कहा क्या जो इतनी उदास हो? तो शर्मिला जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही हूं कि माधव कितना बड़ा हो गया है ना, उसे हमें अपने दोस्तों से मिलवाने में भी कितनी शर्म आएगी। मैंने तो सोचा ही नहीं, और यूं ही बिना सोचे समझे मैं वहां चली गई। उन्होंने शामू को ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से शामू को भी लगा कि कुछ तो बात अजीब जरूर है। अब वास्तविकता ये भी थी कि शर्मिला जी ने माधव की बातें सुन ली थीं, जब वो अपने फ्रेंड्स से कह रहा था कि ये हमारी काम वाली है, जो हमारे घर में काम करती है, इसलिए बहुत उदास थी। लेकिन इसमें भी उन्होंने अपने बेटे को गलत नहीं समझा, बल्कि खुद को ही समझाया कि वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता है, कितने अमीर बच्चे वहां पढ़ते होंगे। अब उसे हम ऐसे हालात में दिखेंगे तो हमें ऐसे हाल में देखकर उसे शर्मिंदगी तो महसूस हुई होगी ना, बस इसलिए झूठ बोल दिया होगा। उन्होंने सोचा कि अगली बार जब भी मैं जाऊंगी तो बहुत अच्छे तरीके से जाऊंगी। अगली बार उन्होंने अपने बेटे माधव को फोन किया और पूछा कि बेटा, क्या मैं वहां तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं? तो माधव ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि माँ, तुम यहां आकर क्या करोगी, बस कुछ पैसे भिजवा देना। शर्मिला जी उदास तो हुई, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने माधव को पैसे भिजवा दिए। तब तक साल बीत चुका था, और इधर माधव का छोटा भाई शामू भी अब 12वीं की परीक्षा देने वाला था। अब शामू ने पढ़ाई में पूरा मन लगा दिया, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता, हर समय पढ़ाई करता रहता और बचा कुचा समय अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने में बिताता, और इधर माधव अपने यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में लगा रहता। अब माधव दिन प्रतिदिन अय्याश होता जा रहा था, और इधर शामू अपनी माँ के लिए और ज्यादा परवाह करता था। हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता। समय बीत रहा था, और देखते ही देखते माधव की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। लेकिन अब भी माधव अपनी माँ से गांव से पैसे मंगवा रहा था, यह कहकर कि माँ, अभी मुझे नौकरी नहीं मिली है, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ ही दिनों में नौकरी मिल जाएगी तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। शर्मिला जी भी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी बेटे को पैसे भिजवा रही थीं। इधर शामू अपने और अपने बड़े भाई के खर्चे पूरे करने के लिए खेतों में अपनी माँ के साथ लगा रहता। अब शामू ने खेतों में मजदूरी करने की बजाय मजदूरी करवाने का काम शुरू कर दिया था। पूरे साल वो पढ़ाई करता, और जब गेहूं और धान की कटाई या बुवाई का समय आता तब वो महीने 1.5 महीने तक जी जान से मेहनत करता और पैसे कमाता। अब तक शामू ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, जबकि वो हर महीने माधव को शहर में पैसे भिजवाती रही। लेकिन इधर माधव अब अपनी माँ के दिए हुए पैसे भी उड़ा रहा था, और इधर शामू पढ़ाई में भी अव्वल था और काम में भी। इस बार 12वीं की परीक्षा में अपने स्कूल में उसने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे, और अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद शामू अपनी माँ के साथ भी खेतों में लगा ही रहता। जब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अब शामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, बुरा मत मानना, लेकिन भैया इतने बड़े हैं, अब तो उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी वो घर से ही पैसे लेते हैं और तुम्हें आने भी नहीं देते। पता नहीं पैसों का क्या करते हैं, हम तो वहां देखने भी नहीं जाते। तो अगर मेरी मानो तो एक बार शहर चलकर देखो
कि भैया आखिर शहर में पढ़ाई का नाम लेकर कर क्या रहे हैं। एक बार तो चलकर देखना ही चाहिए ना कि भैया कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अगर वो 3 साल से वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो अब तक उनकी नौकरी क्यों नहीं लगी? आप खुद ही सोचो। और भैया ने आपसे कहा था कि वहां हॉस्टल में औरतों को नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जब आप भैया को छोड़ने गई थीं, तब तो आपको किसी ने नहीं रोका। माँ, मुझे लगता है कि हमें एक बार चलकर जरूर देखना चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर शामू अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा और इधर शर्मिला जी सोच विचार में डूब गई। वो सोचने लगी कि बहुत हद तक शामू जो कह रहा है वो सही तो है। और फिर शामू की बातों को सोचते सोचते शर्मिला जी के दिमाग में सारी बातें घूमने लगीं, शुरू से लेकर अब तक। उन्हें लगा कि एक बार उन्हें चलकर जरूर देखना चाहिए, आखिर माधव कर क्या रहा है। उन्होंने अगले दिन माधव को फोन किया और उससे कहा कि वो अपना पता दे, क्योंकि शर्मिला जी शहर में उससे मिलने जाना चाहती थी। लेकिन माधव ने अपनी माँ की बात को टाल दिया और कहा कि माँ, तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ कहाँ आओगी, तुम परेशान मत हो। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और अब मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में रहता हूँ। एक कमरे में ही कई लड़के रहते हैं। तो अब तुम यहाँ कहाँ आओगी माँ? इसलिए जब मैं नौकरी ढूंढ लूंगा और अलग अपना घर ले लूंगा तो तुम्हें यहाँ बुला लूंगा, लेकिन अभी तुम वहीं रहो। अब शामू की भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर शुरू हो गया था और क्योंकि 12वीं में उसके अच्छे नंबर आए थे तो उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। शर्मिला जी भी इस बात से बहुत खुश थीं, क्योंकि शामू को स्कॉलरशिप बेस पर ही शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, जिससे ना तो उन्हें शामू की ज्यादा फीस जमा करनी पड़ी और ना ही ज्यादा खर्चा होगा। शामू ने हॉस्टल में रहने के लिए मना कर दिया, कहा कि यहाँ हॉस्टल का खर्चा माँ थोड़ा ज्यादा है, मैं बाहर ही कहीं रूम लेकर रह लूंगा। उसका खर्चा हॉस्टल के खर्चे से कम पड़ेगा और फिर अपने खर्चे निकालने के लिए मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। अब तो बेचारी शर्मिला जी घर पर अकेली रह गई थी और अब उनकी बची कुची उम्मीद थी तो उनका बड़ा बेटा, क्योंकि छोटे की तो अभी पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने माधव से कहा कि माधव, अब तो तेरी नौकरी लग ही नहीं रही है, तो तू वापस गांव क्यों नहीं आ जाता? गांव में आकर अपना काम संभाल ले। खेती बाड़ी का इतना काम है और अब तो शामू भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया है। सारा काम मुझसे अकेले संभाला नहीं जाता और फिर अब तो मेरी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं संभाला जाता। बेटा, अगर तू आ जाएगा तो तेरे सहारे मैं सब काम कर लूंगी। शहर में कुछ नहीं रखा बेटा, गांव में ही वापस आ जा। इस पर माधव झुंझला कर बोला, अरे माँ, तुम्हें तो मेरा खर्चा उठाना भारी लग रहा है। अगर इतनी ही परेशानी है तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अब मैं तेरा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी माधव। अपने खाने पीने का खर्चा खुद उठा लूंगा, चाहे कहीं से भी लेकर आऊं। खुलकर साफ साफ कह दो ना कि आपको अब मैं बोझ लगने लगा हूं, आपसे मेरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। शर्मिला जी अपनी सफाई देने लगी कि बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे भला बच्चे भी कभी माँ बाप पर बोझ होते हैं क्या? मैंने तो बस इसलिए कहा कि तेरी नौकरी नहीं लग रही थी, इसलिए, और कुछ नहीं बेटा, तू मुझे गलत मत समझ। इधर शर्मिला जी बोले ही जा रही थी और उधर से उनके बेटे माधव ने फोन कट कर दिया। अपनी कॉलेज की छुट्टियों में जब शामू वापस घर लौटा तो वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर की ओर चल दिया, जहां उसका भाई पिछले 3-4 साल से कह रहा था। अब सबसे पहले शामू अपनी माँ को लेकर उस हॉस्टल में पहुंचा जहां इतने समय से माधव रह रहा था। हॉस्टल में जाने के बाद पता चला कि वो हॉस्टल में नहीं रहा। 1 साल बाद ही उसने हॉस्टल छोड़ दिया था। उसके बाद से वो कहाँ है और क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। लेकिन फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स से बात करने पर पता चला कि उनमें से एक माधव को जानता है और माधव कहाँ रहता है वो ये भी जानता है। दरअसल वो माधव का जूनियर था और माधव से उसकी बातचीत होती रहती थी जब से माधव हॉस्टल से चला गया। उसके बाद से वो कॉलेज भी बहुत कम ही आया करता था। कभी आता तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। शर्मिला जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि माधव कहाँ रहता है। माधव के घर का नया पता लेकर शामू और उसकी माँ दोनों माधव के घर के लिए चल दिए और कुछ समय बाद वे लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच गए। बिल्डिंग में जाने पर पता चला कि माधव अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहता तो है, लेकिन वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं पता।
हर वक्त कहीं ना कहीं घूमता रहता है और कई बार तो वो कई कई दिन तक घर के बाहर ही रहता है। अब शामू और शर्मिला जी क्या करते, बेचारे दोनों उसके घर का पता लेकर उस फ्लोर पर उसी जगह चले गए। जाकर देखा तो वहां पर उसके दो दोस्त थे जो बैठे हुए थे। जैसे ही शर्मिला जी को दरवाजे पर देखा तो वो दोनों शर्मिला जी से बोले, माता जी बताइए क्या काम है। तभी शामू आगे आया और बोला, भैया हमें दरअसल माधव से मिलना है, वो यहाँ है क्या। तब वो लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे तो शामू ने बताया कि मैं उनका भाई हूँ और ये उनकी माँ है। बहुत सालों से उनसे मिले नहीं और ना ही उन्हें गांव आने का समय मिला, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ही उनसे मिल आएं। इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अगर माधव भैया है तो आप उन्हें बुला दीजिए। तब उनमें से एक बोला, माधव तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम लोग अंदर आकर बैठ जाओ। हो सकता है कि माधव आज रात घर आ जाए, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब आए कब ना आए। आप अंदर आकर बैठ जाइए। कुछ देर तक तो शर्मिला जी और उनका बेटा शामू दोनों बैठे रहे, पर उन्हें बैठे बैठे काफी समय हो गया और अब भी माधव नहीं लौटा। तो श्यामू ने अपनी माँ से कहा, माँ आप आराम कर लो, मैं यहीं बैठा हूं। अगर आपका कुछ खाने पीने का मन हो तो बताइए, मैं नीचे जाकर कुछ खाने को ले आता हूं। शर्मिला जी ने शामू को मना कर दिया और बोली, बेटा थोड़ी बहुत देर में माधव आ ही जाएगा, फिर एक बार उससे मिल ले, और जब वो आ जाएगा तो तीनों माँ बेटे साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ये सब सोचकर शर्मिला जी खुश हो रही थी। आखिरकार वो इतने सालों बाद अपने बेटे से मिल रही थीं, तो खुश होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। माधव के दोनों दोस्तों का व्यवहार भी ठीक था। उन्होंने भी माधव की माँ और शामू से अच्छे से बर्ताव किया। अब शाम के समय माधव के दोनों दोस्त शामू और शामू की माँ को लेकर पार्क में टहलने के लिए निकल गए, जिनमें से एक दोस्त घर पर ही रह गया था और एक शामू और शर्मिला जी को लेकर घूमने के लिए निकल गया था, और वे तीनों पार्क में घूम ही रहे थे। तभी शर्मिला जी को कुछ मीठा खाने का मन हुआ। उन्होंने अपने बेटे शामू को मीठा लाने के लिए कहा। वो बोली, शामू बेटा जाकर मिठाई ले आ, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना तेरे भाई को बहुत पसंद है। माधव की पसंदीदा मिठाई है, अगर देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। जा जाकर ले आ। माधव का दोस्त और शामू दोनों मिठाई लेने चले गए। इतनी ही देर में वहां माधव आ पहुंचा। पार्क में अपनी मां को अचानक अपने सामने देखकर माधव चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि अचानक उसकी मां यहां कैसे पहुंच गई। वो अपनी मां से कहने लगा, मां तुम अचानक यहां आ गई, तुमने मुझे फोन पर बताया भी नहीं, और तुम यहां तक कैसे पहुंची। कुछ दिन और रुक जाती, थोड़े दिन बाद मैं खुद ही गांव आ रहा था, लेकिन आप तो यहां भागी चली आई। जब मैंने पैसे मांगे तब तो आपको मैं बोझ दिखाई देने लगा, और अब आप यहां मेरे पास दौड़ी चली आई। क्या सोच कर आई आप यहां। देखो मां, एक चीज साफ साफ कह देता हूं, यहां मेरे पास रुकने के बारे में तो सोचना भी मत। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझसे हाथ झाड़ लिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और हाँ हो सके तो आज शाम वाली ट्रेन से ही गांव के लिए रवाना हो जाओ। ये लो कुछ पैसे और वापस चली जाओ। वो उन्हें पैसे देने लगा कि तभी माधव का दोस्त वहां आ गया। वही दोस्त जो शामू के साथ गया था, उसे देखकर माधव अपनी माँ से कहने लगा, अरे अरे माँ जी रख लीजिए, बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, और पैसे नहीं है। ये लीजिए और जाइए यहाँ से। सुबह शाम बस पीछे पड़ जाते हैं, इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है। अपने दोस्त की ओर देखकर बोला, अरे यार किसी एनजीओ से है, गरीबों के लिए पैसे मांग रही है, तो इसलिए मदद करने के लिए पैसे दे रहा हूं, आजा हम चलते हैं। तब माधव का दोस्त चौंकते हुए उसे देखने लगा। तब माधव बोला, ऐसे क्या देख रहा है, सच कह रहा हूं, चल कमरे में चल। माधव सोचने लगा कि कहीं उसके बारे में उसके दोस्त उसकी माँ के सामने कुछ कहना दे। तब माधव बोला, अरे जाइए माँ जी, पैसे नहीं है और मेरे पास। शर्मिला जी अपने बेटे के पास आई और बोली, माधव ये सब तू क्या कह रहा है बेटा, मैं तो तुझे पैसे। इससे पहले वो कुछ और कहती। माधव बोला, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाइए, मुझसे आपको और पैसे नहीं मिल सकते। ये सब कहकर माधव अपने फ्लैट की ओर जाने लगा कि तभी शर्मिला जी ने माधव का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा ये सब तू क्या कह रहा है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने तुझसे भला कब पैसे मांगे और तू मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए,
इतना कहकर शर्मिला जी उसके हाथ में पैसे थमाने लगी तो माधव बोला, बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है। चाहिए तो ठीक है, वरना निकलो यहां से। इतना कहकर गार्ड को आवाज लगाते हुए बोला, सिक्योरिटी, तुम लोग भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो, बाहर भगाओ इस औरत को। इतना कहते हुए जैसे ही माधव ने अपनी मां को धक्का दिया कि अचानक गिरती हुई अपनी मां को शामू ने आकर संभाल लिया। अपनी मां को संभाल कर शामू अपने भाई की ओर बढ़ा और जोरदार थप्पड़ अपने भाई के गाल पर जड़ दिया, जिससे माधव भी चौंक गया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि शामू भी अपनी मां के साथ आया है। शामू ने अपने भाई को बहुत बातें सुनाई। बेशर्म बेगैरत, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई कि इसी मां ने अपना पेट काट कर तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं हमेशा कहता रहा कि कितना पैसा बर्बाद कर रही है, इतना पैसा बर्बाद ना करें, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी एक ना सुनी और तेरी हर बात पर यकीन किया। तू इन्हें इनके प्यार और ममता का ये फल दे रहा है। ये सब सुनकर माधव बिल्कुल चुप हो गया और कुछ न बोला। इधर माधव के दोस्त भी कहने लगे, माधव, तू इतना घटिया इंसान होगा, हमने सोचा भी नहीं था यार। शामू अपनी मां को अपने साथ लेकर चला गया और साथ ही अपने भाई को। यह कहकर गया कि तुझे शहर की जिंदगी और यहाँ के लोग बहुत पसंद है ना, तो आज के बाद मेरा और मेरी मां का तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद न मैं तुझे जानता हूं न मेरी मां, हम पर तेरा अब कोई अधिकार नहीं। इतना सब कहकर शामू वहां से चला गया और अपनी मां को अपने साथ ही लेकर चला गया। थोड़े समय बाद शर्मिला जी ने शामू की शादी गांव की ही एक सीधी सादी समझदार लड़की से करवा दी। अब अपने बेटे बहू के साथ गांव में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। ना ही अपने बेटे माधव से कभी बात करती है और ना ही कभी वो उन्हें फोन करने की कोशिश करता है। लेकिन आज माधव अपने परिवार को खो चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।